नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र निरगुडे। आज के इस तासिका में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता को लेकर हम अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। आज के इस तासिका में हम ये देखना चाहेंगे कि जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ तक पिछले तासिका में हमारी कविता समझा कराई हुई थी। अब देखिए, ये डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सच हम भी नहीं है और सच तुम भी नहीं है। तो सच क्या है? सच केवल संघर्ष है। याद रखिए, मतलब जीवन में हमेशा के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। यह यहाँ कवि बताना चाहते हैं। देखिए, जिसने मरण को भी लिया है जीत, जिसने मरण को भी लिया है जीत, है जीवन वही सही। क्या? जीवन में हमेशा के लिए हर एक व्यक्ति ने, याद रखिए, कि बिल्कुल मरण को या अपने जिंदगी को खाई में रखते हुए, याद रखिए, जो संघर्ष करता है वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। यहां तक हम आए होते है जीवन वही, मतलब जीवन में जान भी चली जाए तो हमें संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार का विचार लेकर कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हमारे सम्मुख आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब आगे देखिए, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। देखिए, जो जहां है वहां वह चुपचाप रहे और वहां से क्या करे? बिल्कुल लड़ता रहे। अब लड़ता रहे मतलब हर एक व्यक्ति को घर में लेकर ही बिल्कुल ये ढाल तलवार वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। लड़ना मतलब जहां जिस प्रदेश में, जिस माहौल में, या भारत देश के या विश्व के किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी गांव में अगर आप हैं, वहां आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहकर आपको क्या करना है? वहां अध्ययन करना है, वहां अपना कार्य जो है आगे बढ़ाना है, बल्कि रुकना नहीं है। नहीं तो बहुत बार हम देखते हैं दुनिया में तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं। याद रखिए, उन्हीं लोगों को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी कवि कहना चाहता है कविता के माध्यम से कि जहां कहीं आप है वहां आपको क्या करना है? हमेशा के लिए संघर्षरत रहना है, न कि पीछे हटना है। याद रखिए, इसलिए ये कवि का जो मौलिक विचार है हम सम्मुख आ जाता है। जो है जहां चुपचाप अपने आप ही लड़ता रहे, मतलब जिस परिस्थिति में हो, जिस कंडीशन में हो, उसको वहां काम करना है। हो सकता है किसी की परिस्थिति बिल्कुल अच्छी है, किसी की परिस्थिति बिल्कुल निम्न है। आज आप देखते हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना जैसे एक वैश्विक महामारी ने एक प्रकार से तहलका मचा दिया है। और ऐसी स्थिति में आज हम देख रहे हैं कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो किसान है या आम लोग है, याद रखिए, वे लोग अगर घर में बैठे रहते लॉकडाउन के वातावरण में, तो वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ या कैसे वो अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे? परंतु परिस्थिति यह है कि हमें इसके बिना कोई सहारा नहीं है। इस पर जब तक इलाज नहीं आता है तब तक हमें जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहकर अपने आप, जो जिस वातावरण से आप रहे हैं उस वातावरण से आपको संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ बिल्कुल हम सभी की मजबूरी है। इसलिए ये परिस्थिति छोड़ते हुए अगर हम ध्यान रखते हैं, कवि जगदीश गुप्ता कहना चाहते हैं कि हमेशा के लिए लोगों को इस विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि जीवन में केवल संघर्ष और संघर्ष ही करना है, वो भी ईमानदारी से, वो भी निष्ठा से। जो लोग संघर्ष करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। याद रखिए, ये बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, क्या उसके लिए क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। जितने कष्ट कंटकों में हैं उनका जीवन सुमन खिला। याद रखिए, जितने उनका जीवन सुमन खिला, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हें गौरवगंध सुगंध मिला, गौरवगंध सुगंध मिला। मतलब यहाँ ये कवि कहना चाहते हैं, यह संदर्भ के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जितना एक संघर्ष आप करना चाहते हैं, याद रखिए कि आपके शरीर में, कंटक में जितनी परिश्रम करने की क्षमता है उतना आप आगे बढ़ सकते हैं, उतना आप संघर्ष कर सकते हैं और अपने जीवन को एक अच्छा बना सकते हैं। और अपने आपका जो है चारों तरफ एक प्रकार से गौरव हो जाता है। गौरवगंध फैलना मतलब क्या है कि आपका जो है एक विचार, अच्छा विचार सबकी ओर एक प्रकार से फैल जाता है। इसलिए हमेशा के लिए कहना संघर्ष करना चाहिए, इस प्रकार का कहना कवि जगदीश गुप्ता जी का है और अन्य संदर्भ कवियों का भी है। अब देखिए, जो भी परिस्थितियां मिले, क्या जो भी परिस्थितियां मिले
काठे भी चुभे कलियां खिले। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन जो है बिल्कुल आसानी के साथ चल रहा है, या किसी के जीवन में बिल्कुल संघर्ष नहीं है, कांटे भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस किसी के जीवन में इस प्रकार का संघर्ष है, उन लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि आपको वह संघर्ष सहकर, आपको वह संघर्ष झेलकर आगे जाना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने जीवन को सही दिशा देना होगा। ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, या ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जिसके जीवन में जो है कठिन परिस्थितियां नहीं आई है। तो कहने का मतलब कवि का यह है कि जो भी कई कठिन परिस्थितियां आती रहती है, उन कठिन परिस्थितियों का सामना हम सभी को करना है। जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति आई हुई है, अभी कोरोना जैसी स्थिति आई है, तो उसका सामना हमें करना है। बल्कि इसी के साथ अन्य भी कई कठिन परिस्थितियां होगी, उसका भी सामना करना है। और उसका सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना होगा? संघर्ष करने की आवश्यकता है। और इस संघर्ष करने के लिए कवि कहते हैं कि हम सभी को आगे बढ़ना है। बहुत बार हम केवल ताने देते हैं, तू झूठ, ये सच, वह झूठ, परंतु ऐसा कभी करना नहीं है। झूठ और सच कोई नहीं है। अर्थात हम भी, कवि कहता है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये जो शीर्षक कवि का है, ये इसी को स्पष्ट करता है कि जीवन में केवल और केवल परिश्रम या तो संघर्ष करना चाहिए। आगे देखिए, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। क्या? कि टूटे नहीं इंसान। लोगों को ध्यान में रखना होगा, नई पीढ़ी को ध्यान में रखना होगा, छात्रों को ध्यान में रखना होगा कि हमें संघर्ष ही करना है। चाहे आदमी टूटे, कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए कुछ बुरे दिन भी आ सकते हैं, परंतु उससे पीछे न हटे, बल्कि आगे जाए। याद रखिए, इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का वही। याद रखिए, तो यहाँ ये यौवन का संदेश मतलब नई पीढ़ी को संदेश दिया गया है। और ये नई पीढ़ी जो है सभी को एक भविष्य साकार करने वाली होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि देश का जो नई पीढ़ी है, देश की जो युवा पीढ़ी है, वह देश का भविष्य होती है। और मुझे लगता है वो 100% सही है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके हाथों में भविष्य की जो देश का जो कारोबार है, देश की जो डोर है, और वो डोर उनके हाथ में आने वाली है। और इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि इसलिए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा विद्यार्थी और यहाँ तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा का भी वही मूल उद्देश्य है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य इस प्रकार है कि आदमी को केवल अंकों की दृष्टि से उस विद्यार्थी को नहीं बनाना है, बल्कि उसमें सभी जीवन मूल्य जो है भर देने हैं। और वह जीवन मूल्यों के आधार पर वह विद्यार्थी जो है भविष्य में आगे बढ़ जाएगा और खुद के साथ देश का भी भविष्य उज्जवल करेगा। इसलिए नई पीढ़ी को सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है और नए विचार लेकर, एक अच्छे विचार लेकर, सकारात्मक विचार लेकर आगे बढ़ना है, न कि उदास होना है। आगे देखिए, इसलिए कवि कहते हैं कि नई पीढ़ी को संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसलिए नई पीढ़ी को ये अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ना है। हमने रचा आओ, अगला अनुच्छेद देखिए, हमने रचा आओ हम अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझदार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत ही सुंदर अर्थ इस अनुच्छेद में, इस पद्यांश में दिया हुआ है। हमने रचा आओ, क्या कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता सच हम नहीं, सच तुम नहीं, इस कविता में कहना चाहते हैं इस अनुच्छेद में कि हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने जो प्यार का जो संबंध, जो धागा एक प्रकार से जोड़ा हुआ था, उस प्यार के धागे को भी कभार ये चोट लगने की ये संभावना है। इसलिए कहते हमने रचा आओ, हमने अब तोड़ दिया इस प्यार को। क्या? संघर्ष के लिए जो अगर दूर दराज जाना पड़ता है। याद रखिए, मान लीजिए अब आप ही विद्यार्थी माता पिताजी के पास पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास रहते हैं, परंतु ये उनके पास रहते हुए आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको जब ये 12वीं के बाद या जो शिक्षा आपको प्राप्त करनी है, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको माता पिताजी को छोड़कर कहीं दूर प्रदेश में जाना पड़ता है। तो यहाँ ये वाक्य बिल्कुल सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि हमने रचा आओ, हम अब तोड़ दे इस प्यार को। जो प्यार का रिश्ता, जो अपनत्व का रिश्ता यहाँ जुड़ जाता है, वह रिश्ता केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम तोड़कर या कई समय के लिए उसको खंडित करते हुए हम दूर दराज जाते हैं और अध्ययन करते हैं। याद रखिए, और इसलिए इस प्रकार का जो अध्ययन है, ये सभी
युवकों को, नई पीढ़ी को ध्यान में रखना होगा कि थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों में अश्रु आ जाएंगे और हमें बुरा भी महसूस लगे होगा, परंतु ये ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के कई प्रसंग जो है जिंदगी में हमेशा के लिए आते रहते हैं, परंतु आपको पीछे रहना नहीं है बल्कि आगे जाना है और आगे बढ़ना है। आप इस प्रकार के भावनात्मक वातावरण में अगर बिल्कुल घूमते रहेंगे, बिल्कुल यह वही घूमते रहेंगे, तो हम हमारा विकास नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह अध्ययन करने के लिए, वह संघर्ष करने के लिए, या कोई नौकरी हेतु दूर जाता है माता पिताजी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, जैसे हम बिल्कुल गांव से पुणे शहर में आकर अध्ययन किया है। वहां भी उस समय भी हमें लगता था क्या कि हम हमारे परिवार को, माता पिताजी को छोड़कर हम पुणे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में आकर अध्ययन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा स्वानुभव है, खुद का अनुभव है, और खुद का अनुभव ये बिल्कुल परानुभूति से काफी बहुत भारी होता है, और इसलिए खुद के अनुभव से आगे बढ़ना चाहिए। ये सबसे बढ़िया अनुभव होता है, ये जीवंत अनुभव होता है, और इसलिए सभी छात्र मित्रों से ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार एक अच्छा काम करने के लिए, आप संघर्ष करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, या नौकरी हेतु अगर दूर दराज जा रहे हैं, किसी विदेश जा रहे हैं, या मान लीजिए महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटक जा रहे हैं, महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए, वहां जाकर आपको संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार का एक मौलिक विचार इस कविता के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं, और कवि भी इसी विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अब देखिए, यह क्या मिलन, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे इस मझधार को। मझधार मतलब क्या? नदी के धारा के बीच की जो स्थिति होती है। नदी की धारा अपने प्रवाह देखा हुआ जो बहता है, प्राय बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि बहुत नदियों को बाढ़ आती रहती है, बारिश बहुत होती है ना। तो बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, यह क्या मिलन, मिलना वही। क्या? यह क्या मिलन? ये घर में बैठना केवल बात करना, यह मिलन है क्या? तो मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, मतलब नदी के उस प्रवाह को पार करते हुए वह जो जाकर मिलता है उसको सही मायने में यह क्या किया है? मिलन कहा है। मतलब ये नदी के प्रवाह पार करके जाना मतलब क्या है? संघर्ष करना है, अर्थात कठिन परिस्थिति से आगे जाना है। परंतु ये करते समय ये ध्यान में रखना होगा, ये करते समय ये सजग रहना होगा कि विद्यार्थियों को ये बिल्कुल विचार ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा कि उन छात्रों को जो है ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास हर एक को होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल कवि ने कहा है मझधार को बिल्कुल क्या मोड़ दे मझधार को, मतलब नदी की उस धारा से बीच में से जाना, इतना आत्मविश्वास, परंतु अति आत्मविश्वास भी हमारा नहीं होना चाहिए। ये भी कवि और मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। नदी की धारा को पार करते हुए आगे जाना, तैर कर हो या और किस माध्यम से हो। याद रखिए, नदी को कभी कभार बाढ़ भी आती है, या कभी नदी बहुत बहती रहती है उमड़ उमड़ कर, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि ये भी सही है कि अगर हम जिंदा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सिर सलामत तो पगड़ी 50। मतलब ये सभी जो विचार है, ये एक सजग विचार हम सभी को ये ध्यान में रखना होगा, और तभी हम एक आगे बढ़ सकते हैं, और एक अच्छा विचार लेकर हम एक नया आदर्श विचार सबके सम्मुख प्रस्तावित कर सकते हैं। ये नई पीढ़ी को, ये हमारे छात्रों को ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। कवि क्या कहना चाहते हैं? जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, मतलब कभी कभार ये बिल्कुल फूलों के साथ चले, मतलब ये सुखों का संघर्ष आ जाता है ना, तो बिल्कुल उनको अच्छा लगता है, और जब बुरे दिन आ जाते हैं, याद रखिए, तब उनको एक प्रकार से एक उदासी आ जाती है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। क्या? बिल्कुल ऐसे लोगों को कवि कहना चाहता है कि संयम रखना है, सब्र रखना है, और संघर्ष करना है। चाहे जिंदगी में सुख और दुख ये तो आने वाला है, आता ही है, परंतु इस प्रकार के सुख और दुख को बिल्कुल उदास होकर ना, दुख से उदास होकर हमें मुरझना नहीं है या ढलना भी नहीं है, बस आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है। सच हम भी नहीं है, सच तुम भी नहीं है, सच केवल संघर्ष है, और ये संघर्ष हमें करना है बड़े लगन से, बड़े आत्मीयता से, यह संघर्ष हमें करना है। आगे देखिए, यह जिंदगी क्या जिंदगी तो जो सिर्फ पानी से बही। क्या? यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए, ये बिल्कुल सही है। क्या? कई लोग अपने जिंदगी को पानी से बिल्कुल बहे हुए मानते हैं, जिंदगी को कुछ महत्व नहीं देते हैं। याद रखिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जीवन बहुत सुंदर है। इसलिए कवि कहते हैं, जिंदगी बड़ी हसीन है, हमें जीना नहीं आता।
हाँ, एक चुनिंदा गजल भी हमारे इस पाठ्यक्रम में है, अध्ययन में, और इसलिए मैं आपको एक गजल बता देता हूँ, कई पंक्तियां बता देता हूँ कि जिंदगी बड़ी हसीन है, हमें जीना नहीं आता। जिंदगी बड़ी हसीन है, हमें जीना नहीं आता। हर एक चीज में नशा है, हमें पीना नहीं आता। अबे नशा का मतलब कोई नशा असली नशा नहीं है। ये नशा मतलब ये संघर्ष है। नशा मतलब ये अध्ययन करना है। नशा मतलब सही मार्ग से आगे बढ़ना है। ये जिद है, ये शरारत है। इस प्रकार का नशा छात्रों को लेना है। इस प्रकार का अर्थ हमें ग्रहण करना है। ये नशा मतलब कोई ये शराब का नशा नहीं है। मैं स्पष्ट वक्ता हूँ और स्पष्टता से आपके सम्मुख में बात रखता हूँ। इसलिए कवि कहना चाहता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिंदगी अगर वैसे देखा जाए, हर एक व्यक्ति वो किस नजरों से जिंदगी को देखता है ये उसको मालूम है, परंतु जिंदगी बहुत हसीन है। हमें बिल्कुल उसके हर एक पल को, हर एक क्षण को बहुत अच्छी तरह से उसका हमें आनंद लेना होगा। अगर हम इसका आनंद बिल्कुल अच्छी तरह से लेते हैं तो जिंदगी बहुत ही अच्छी बन जाती है, बहुत ही सुनहरी बन जाती है। परंतु इस प्रकार का एक उदात्त दृष्टिकोण लेकर लोगों को आगे बढ़ना होगा, तभी तो हम जिंदगी को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इसलिए जो शायर ने कहा है, गजलकार ने जो कहा है, वो गलत नहीं है। जिंदगी सचमुच बहुत सुंदर है और मेरा भी कहना है जिंदगी बहुत ही अच्छी है, परंतु उस जिंदगी को हमें सजाना है। और ये सजाने के लिए डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा, हमें लड़ाई करनी होगी। लड़ाई कहने का अर्थ है कि परिश्रम करना होगा। याद रखिए, साहित्यिक है, कवि है, अध्यापक है, पाठक है, वो अपने अपने उस विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। पाठकों की लड़ाई, विद्यार्थियों की लड़ाई मतलब ढाल तलवार की लड़ाई नहीं होती है, बल्कि अध्ययन की लड़ाई होती है। वो विद्यार्थी और पुस्तकें, इन दोनों की लड़ाई होती है और इस लड़ाई से उनको एक अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ना है, संघर्ष करते हुए। लड़ाई कहने का मतलब संघर्ष करते हुए उनको आगे बढ़ना है। इसलिए कवि कहते हैं ये जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। ऐसा नहीं है। जो जिंदगी को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ही अहम मानते हैं, उनके संदर्भ में जिंदगी बिल्कुल पानी से बही ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और मेरे छात्र भी बिल्कुल इस विधान को बिल्कुल गलत साबित करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिंदगी को पानी से नहीं बहा देंगे, बल्कि बिल्कुल ईमानदारी से जिंदगी के हर एक पल को, हर एक क्षण को वे क्या करते रहेंगे, अनुभव करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन को बहुत सही आकार देंगे। आगे देखिए, इसलिए कवि कहता है सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो सच केवल क्या है, संघर्ष है, और इस संघर्ष करने के लिए हम सभी को डटे रहना है। आगे देखिए, अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है। क्या? अपने हृदय का। देखिए, हमारे मन में जो चलता है ना, कभी कभार कोई लोग झूठ बोलते हैं, परंतु उनके मन में सच मालूम होता है कि इस घटना के बारे में क्या सच है। इसलिए कवि कहना चाहता है अपने हृदय का सत्य, क्या? अपने आप हमको खोजना है, मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है। जो सच है वही ढूंढ कर, विचार कर उस पर अच्छा बोलना है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हम हृदय के सत्य को या सत्य को या सच को हमें क्या करना है, वो बोलना है, नहीं अनजान बनकर। याद रखिए, हमें झूठ नहीं बोलना है। इस प्रकार का एक मौलिक विचार लेकर कवि यहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आगे देखिए, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना है। अपने नयन का नीर मतलब क्या? ये नयन मतलब आंखें हैं, है ना? और नयन का नीर मतलब क्या है? आंखों से बहा हुआ जो पानी है। याद रखिए, नयन का नीर मतलब आंखों से बहा हुआ जो पानी है, हमें अपने आप पहुंचना है। मतलब संघर्ष करते समय कभी कभार हमारे आंखों से एक अश्रु भी आ सकता है। याद रखिए, हाँ, पसीना भी बहुत बार धूप में जो काम करते हैं। याद रखिए, मैं अब किसान का लड़का हूँ, किसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि धूप क्या होती है। छाव में बैठकर हम धूप का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए हमें धूप में जाकर काम करना होगा। धूप भी मार्च और अप्रैल महीने की होनी चाहिए, मई के महीने की होनी चाहिए, तब पता चलता है धूप क्या है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। रास्ते पर इलाहाबाद के पथ पर एक महिला जो है पत्थर तोड़ रही कड़ी धूप में। उस महिला को पूछिए कि संघर्ष क्या होता है। उस प्रकार के किसानों को पूछिए जो नियमित धूप के दिन में संघर्ष करते हैं। ऐसे लोगों को पूछिए, या हमने भी अनुभव किया है, धूप जो है वह उन्हीं लोगों को महसूस होती है जिन्हें खुद अनुभव किया है। उसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार का आगे प्रसंग आ जाता है।
संघर्ष करते करते हमारे आंखों से अगर पानी भी आ जाता है तो हमें क्या करना है, ये अश्रु हमें स्वयं पोंछने हैं और आगे बढ़ना है। अश्रु पोंछने मतलब क्या है, जिंदगी में इस प्रकार के कई प्रसंग आ जाता है, खिन्न उदास नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सही दिशा देनी है। याद रखिए, इस प्रकार की सही दिशा देकर अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, याद रखिए, तो सही मायने में हम अपने आप को एक बहुत अच्छी तरह से सफल बना सकते हैं। आगे, आकाश सुख देगा, क्या कवि कहना चाहते हैं, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहाँ, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए, जो ढूंढता है, जो प्रयत्न करता है, उसको 100% दिशा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। क्या 100% दिशा मिलती है और मिलनी भी चाहिए। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहते हैं क्या, कि यहाँ जो प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है, याद रखिए, उसको अपने आप दिशा मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है, देखो कि मराठी में आवड तिथे सवड, है ना। सवड मतलब अपने आप समय निकाला जाता है, आवड तिथे सवड मतलब क्या है, जहां हमारी रुचि है। कवि बिहार ने भी एक संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से कहा है, ये दोहा है, बहुत सुंदर है, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूपन कोई, क्या, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूपन कोई, मन की रुचि जित रुते तित ते रुचि होई। मतलब क्या है, समय समय पर कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, बस हमारी रुचि जहाँ है, हमारे इंटरेस्ट जहाँ है, हाँ, वही हमें वो काम करना चाहिए। बहुत बार छात्र मित्र को हम देखते हैं, 12वीं के बाद 10वीं के बाद छात्र हमें मिलते हैं, सर अब मैं अब क्या करूं, तो हम उनसे पूछते हैं कि तुझे क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी रुचि किस में है। याद रखिए, मैं माता पिताजी को भी बताना चाहूंगा, बड़े एक हृदयपूर्वक भाव से, अपनत्व के भाव से बताना चाहूंगा कि छात्र की रुचि, हमारी क्षमता, उस छात्र की क्षमता, कैपेसिटी, ये ध्यान में रखते हुए उसको जीवन की दिशा देनी है और उसको अध्ययन के लिए बिल्कुल रास्ता खुला करके देना है, न कि उस पर दबाव डालकर उसको कहना नहीं है कि तुझे यही करना है और तू, अगर मैं डॉक्टर हूं तो तुझे भी डॉक्टर बनना है। ऐसे किसी प्रकार का दबाव उस पर नहीं आना चाहिए। याद रखिए, क्योंकि रुचि जिसमें है उसमें वह काम करते हैं। आपने डॉक्टर श्री राम लागू का नाम सुना होगा। डॉक्टर श्री राम लागू एक डॉक्टर थे, पेशा से डॉक्टर थे, परंतु उनकी रुचि किसमें थी, एक नाटकीय क्षेत्र में थे। याद रखिए, इसलिए श्री राम लागू ने क्या किया, वह पेशे से हटकर अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को उस नाटक क्षेत्र में अपने आप का नाम पाया हुआ है। याद रखिए, इसलिए इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र में उसको रुचि होती है उसी क्षेत्र में उसको जाना चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्टर श्री राम लागू जैसे फिर एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते में जाना पड़ता है। हाँ, वो तो सफल हो गए, लेकिन सभी सफल होंगे ऐसे भी बात नहीं है। इसीलिए पहले से बिल्कुल सोच समझकर हमें रास्ता ढूंढना होगा। और इसलिए कवि कहते हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच केवल संघर्ष है। और